कुछ ही मिनट पहले सिया अपने हाथों में सिमरन की राख लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी, पर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ बदल गया था। रंजीत के कहे कुछ शब्दों ने सिया की पूरी दुनिया उलट दी थी। सिमरन का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ है। सिया अब कानपुर नहीं जा सकती थी और उसे दिल्ली चाहे कितना भी डरावना लगे, उसे यहीं रहना था। सिमरन के कातिल या फिर कातिलों का पता लगाना था। रंजीत वहां से चला गया, पर मोहित और रुचि अभी भी वहीं खड़े थे, सिया के लिए अपनी आंखों में दर्द लिए। रुचि की आवाज में सच्चाई थी जब उसने कहा, सिया, तुमने रुकने का मन बना ही लिया है तो चलो मेरे साथ। यू कांट स्टे इन अ होटल, तुम मेरे साथ रहोगी। और फिर उसने कहा, आखिरकार वो सिमरन का घर भी है और उस जगह पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना सिमरन का था। मोहित उन दोनों की बातें सुन रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि वो वहां होकर भी नहीं था। उसके चेहरे पर चिंता थी और होठों पर चुप्पी, लेकिन उसकी आंखें ये चीख चीख के कह रही थी कि कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही थी। सिया ने उसकी आंखें पढ़ ली थी, पर ना उसने कुछ कहा और ना मोहित ने। रुचि, मोहित और सिया कैब में थे, चुपचाप और परेशान। सिया खिड़की के बाहर देख रही थी। कैब एक सिग्नल पर रुकी और सिया की नजरें वहां लगे बड़े बड़े होर्डिंग पर अटक गई। दिल्ली के सीएम अविनाश अग्निवंशी का हार्ट अटैक से निधन होने पर पूरा शहर गमगीन। सम्माननीय मुख्यमंत्री के आकस्मिक निधन से दिल्ली में शोक की लहर। नेता से लेके शहर के नामचीन लोगों तक कोई भी सीएम की मौत का दुख मानने में पीछे नहीं था। ये सब देखकर सिया हंसने लगी। मोहित और रुचि उसे देख के हैरान हो गए। क्या हुआ सिया, आर यू ओके? रुचि ने पूछा, पर सिया ने धर्राते हुए गले से बोला, कुछ ठीक नहीं है रुचि। पागल है ये शहर और यहां के लोग। सीएम की हार्ट अटैक से डेथ हुए 20 दिन हो गए हैं। इट वॉज अ नेचुरल डेथ, पर हर किसी को इतना फर्क पड़ रहा है। पूरा शहर उनकी फोटोज से भरा पड़ा है और मेरी बहन का मर्डर हुआ है और उसकी मौत से किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। इस देश में हम जैसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वी जस्ट अ नंबर एंड एवरी 5 years जस्ट अ वोट। सिया सच बोल रही थी, पर ऐसे सच पैसे और पावर के सामने बहुत पौने थे। तीनों अब रुचि के घर पहुंच गए थे। हॉल के कॉफी टेबल पर सिमरन की राख का कलश रखा था और वहीं सोफे पे वो तीनों चुपचाप बैठे थे। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था और एक ख्याल कि सिमरन कहीं नहीं गई। कॉफी टेबल पर उसकी राख नहीं, बल्कि उसके होने का एहसास था। सिया के लिए अब मोहित की चुप्पी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसने मोहित की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें इतना तो जानती हूं कि तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी परेशानी समझ सकूं। I know something is bothering you, so please मोहित, please say it. मुझे लगता है तुम्हें कानपुर वापस चले जाना चाहिए। And if you want, मैं तुम्हें छोड़कर आ सकता हूं। सिया को विश्वास नहीं हुआ कि मोहित उसे यहां से जाने को कह रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज ऊंची हो गई। मोहित, मेरी बहन का मर्डर हुआ है और तुम चाहते हो मैं ये भूल कर सब छोड़ छाड़ कर वापस कानपुर चली जाऊं। मोहित, जो अब तक शांत बने रहने की भरपूर कोशिश कर रहा था, एकदम से चिल्लाते हुए बोला, सिया, तुम कोई कॉप नहीं हो। सिमरन के कातिलों को ढूंढने का काम पुलिस वालों का है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हें क्या अभी तक ये नहीं समझ में आया कि तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है? तुम्हारे पेरेंट्स अपनी एक बेटी को तो खो चुके हैं, तुम्हें खोने का सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। डू यू वांट देम टू सफर लाइक दिस? ये कड़वी सच्चाई सिया सुनना नहीं चाहती थी। क्या कर लेगी पुलिस? रंजीत ने खुद मुझसे कहा है कि उसके डिपार्टमेंट के लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है। अगर मैं नहीं होती तो सिमरन दीदी की मिसिंग केस फाइल कब से क्लोज हो चुकी होती।
और गुस्से में सिया ने वो सब भी कह दिया जो वो मोहित से कभी नहीं कहना चाहती थी। एंड आई एम नॉट लाइक यू मोहित, यू ब्रोक माई हार्ट। तुमने ड्रग्स लिए, जेल चले गए और फिर कायरों की तरह कानपुर से भागकर दिल्ली आ गए, बिना मुझसे मिले, बिना मुझसे बताए। मोहित, मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूं और मैं जानती हूं तुम्हें, मेरी जान से ज्यादा तुम्हें अपनी सेफ्टी की फिक्र है। सो प्लीज प्लीज गो, आई डोंट नीड योर हेल्प, गो। गुस्से में कई बातें सच होती है, पर ऐसा सच अक्सर रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। मोहित ने आगे कुछ नहीं कहा, बस वो वहां से उठकर चल दिया। सिया ने भी उसे नहीं रोका। दोनों के बीच जो सालों का फासला था, इस एक पल में थोड़ा और बढ़ गया। रुचि ये सब देख रही थी और उनका दर्द भी महसूस कर रही थी, पर सिया को समझाने के लिए इस वक्त उसके पास शब्द नहीं थे। शहर के दूसरे कोने में हर्ष बंसल भी परेशान था। हर्ष की शामें अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड खुशबू के घर गुजरती। गुड़गांव के पॉश सोसाइटी में वो आलीशान 4 BHK फ्लैट खुशबू को हर्ष ने ही गिफ्ट किया था। वो हर रोज़ यहाँ आता, कुछ देर ड्रिंक करता और फिर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद अपने घर अपनी बीवी के पास लौट जाता। पर आज की शाम हर रोज़ जैसी नहीं थी। आज हर्ष खुशी से नहीं बल्कि टेंशन कम करने के लिए पी रहा था। विस्की का 5वां पैग खाली करने के बाद उसने अगला पैग बनाया और बड़ी सी कांच की विंडो के पास जाकर बाहर देखने लगा। ये जगमगता हुआ शहर उसकी उंगलियों पर नाचता था, पर सिमरन जैसी एक मामूली लड़की ने उसकी नींद उड़ा दी थी। खूबसूरत सी नाइटी पहने बिस्तर पर लेटी खुशबू समझ गई थी कि हर्ष किसी बात को लेकर परेशान है। उसने प्यार से कहा, तुम मुझे अपनी हर बात बताते हो, पर लग रहा है जो बात आज तुम्हें परेशान कर रही है वो नहीं बताना चाहते। हर्ष ने नाम में सर हिलाया, ऐसी बात नहीं है, और तुम तो जानती हो तुमसे बात करने के बाद मेरा दिल हल्का हो जाता है, पर आज प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हर्ष ने थोड़ा रुक कर कहा, सिमरन अब रास्ते से हट चुकी है, बट आई एम वरिड अबाउट दैट ब्लडी इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर। सिमरन की केस फाइल अभी तक ओपन है। सफदरजंग पुलिस स्टेशन के एक इनसाइडर ने मुझे बताया कि रंजीत ठाकुर सिमरन की मौत को एक्सीडेंट केस नहीं बल्कि मर्डर समझ रहा है। खुशबू हंसती, वो हर्ष और उसकी पावर को जानती थी। रंजीत ठाकुर तुम तक कभी नहीं पहुंच सकता, फालतू में परेशान हो रहे हो तुम। पर हर्ष के माथे पर परेशानी की एक भी लकीर कम नहीं हुई। उसने कहा, मैं जिन लोगों के लिए काम करता हूँ वो लोग तब तक खुश नहीं होंगे जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता, और उन्हें नाखुश करके मैं इस शहर में नहीं रह सकता। I want this damn Simran murder case closed. आधी रात गुजर चुकी थी, पर सिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो सिमरन के रूम में उसके बेड पर लेटी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जब दिल्ली आएगी तो उसे सिमरन के बिना यूं अकेले रहना पड़ेगा। सवाल ही सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं। जब वो इन सवालों से थक गई तो उठकर पानी पीने किचन में चली गई। पानी निकालने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलने लगी तो उसकी नज़र वहाँ चिपके फ्रिज मैग्नेट्स और नोट्स पर गई। पीले रंग के नोट पर सिमरन की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, लोग कर लो बात, पर अब तो बातें ही बंद हो गई, बस चाय पीकर गुजारा करना पड़ेगा। सिया ने उस नोट को दोबारा पढ़ा, लोग कर लो बात, अब तो बातें ही बंद हो गई, बस चाय पीकर गुजारा करना पड़ेगा। पर अब की बार सिया की आवाज में उत्सुकता और उतावलापन दोनों थे।
लो कर लो बात, पर अब तो बातें ही बंद हो गई, चाय पी के गुजारा करना पड़ेगा। वो खुशी से झूम उठी। ये कोई मामूली नोट नहीं था। सिया रुचि के रूम की ओर भागी और जोर जोर से उसका दरवाजा बजाने लगी। प्लीज ओपन द डोर, प्लीज प्लीज ओपन अप। रुचि को दरवाजा खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। सिया की आवाज से उसकी नींद उड़ गई थी। उसने घबराते हुए सिया से पूछा, क्या हुआ सिया, इतनी रात को तुम, इज एवरीथिंग ओके? पर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर रुचि थोड़ा कंफ्यूज हो गई। सिया ने रुचि को वो नोट दिखाया और उससे पूछा, ये नोट सिमरन दीदी ने कब लिखा था और क्यों? रुचि सिया के इस सवाल से हैरान थी। जवाब देने में उसे थोड़ा वक्त लगा। मैं और सिमरन अक्सर एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे बिकॉज ऑफ आवर वर्क शिफ्ट, तो ऐसे नोट्स लिखकर फ्रिज पे चिपका देते थे जस्ट टू पास मैसेजेस। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? सिया ने जवाब देने के बजाय अगला सवाल किया, सिमरन दीदी ने ये नोट कब लिखा था? रुचि ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम, पर यह नोट सिमरन का लिखा हुआ आखिरी नोट है। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस नोट, इट वॉज लाइक अ पजल फॉर मी। क्योंकि ये नोट तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है, सिया ने तपाक से कहा। रुचि सिया की बातों को समझ नहीं पा रही थी। सिया ने उसे समझाते हुए कहा, हम लोग कानपुर में इसी तरह कोड में बात करते थे, लो कर लो बात, अब तो बातें ही बंद हो गई। इसका मतलब फोन का रिचार्ज खत्म हो गया या फिर इस वक्त फोन पर बात नहीं कर सकते और चाय पी के गुजारा करना पड़ेगा। हैज समथिंग टू डू विथ टी। रुचि सिया को हैरानी से देख रही थी। वो सिया को समझना चाहती थी पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, सिया को कुछ याद आया। ओह आई गेट इट। सिमरन दीदी के ऑफिस के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान है और सिमरन दीदी ने मुझे कहा था कि वो वहां चाय अक्सर पिया करती थी। आई बेट उस चाय वाले को कुछ पता है। बस यही एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। उसे पता था मैं उसे मिलने उसके ऑफिस जाऊंगी और वो चाय की दुकान नोटिस करूंगी। सिया, ये सब तो क्या बोल रही है? बातें, रिचार्ज, चाय वाला, रुचि ने हैरानी से पूछा। पर सिया जानती थी वो क्या बोल रही है। उसने रुचि को समझाते हुए कहा, आई नो तुम्हें मेरी बातें अजीब लग रही है, बट ट्रस्ट मी, वो चाय वाला दीदी के बारे में कुछ जानता है, हमें उसे मिलना होगा। इतना कहकर सिया सोफे पर रखा अपना बैग उठाकर बाहर जाने लगी। रुचि ने उसे रोका, सिया रात के 3 बजे हैं, कहाँ जा रही हो तुम? वहीं जहां सिमरन दीदी मुझे भेजना चाहती थी। अगर तुम साथ नहीं आना चाहती तो इट्स टोटली ओके, इट्स फाइन विथ मी। और सिया ने जाने के लिए दरवाजा खोला, तभी रुचि ने उसे आवाज लगाई, रुको, आई एम कमिंग विथ यू। रुचि की आवाज में थोड़ा गुस्सा और ढेर सारा अपनापन था। सिया मुस्कुरा दी। वो जानती थी रुचि इस लड़ाई में उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। सिया और रुचि सिमरन के ऑफिस के बाहर थे। वो जगह सुनसान थी, सन्नाटे से भरी हुई। दिन में जिस जगह पर हजारों लोगों और गाड़ियों का तांता लगा रहता था, इस वक्त वहां एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। जैसे कि रुचि ने सोचा था, चाय की दुकान पर भी ताला लगा था। सिया आसपास देखने लगी, शायद कोई वहां हो जो उसे चाय वाले के बारे में बता सके। सिमरन के ऑफिस के बाहर एक गार्ड नींद में ऊँघ रहा था। सिया दौड़कर उसके पास गई और उसे पूछा, भैया भैया, ये चाय वाला कहाँ मिलेगा मुझे? गार्ड सिया को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई पागल खड़ा हो। क्या बोल रहे हो मैडम, इतनी रात में कौन सी चाय की दुकान खुली रहती है? सिया ने चाय की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया मैं उस चाय की दुकान के बारे में पूछ रही हूँ। ये जिसकी दुकान है वो चाय वाला मुझे कहाँ मिलेगा? गार्ड समझ नहीं पा रहा था कि सिया उस चाय वाले के बारे में क्यों पूछ रही है, पर सिया से पीछा छुड़ाने के लिए उसने कहा, वो गया होगा अपने घर, रात में थोड़े ही दुकान खुली रहती है। क्या आपको पता है उसका घर कहाँ है? सिया इतनी आसानी से वहां से हटने वाली नहीं थी। गार्ड समझ गया था कि जब तक वो सिया को उसके सवालों का जवाब नहीं देता, वो यहाँ से हटेगी नहीं। मैडम जी, वो जहाँ रहता है ना, वैसी जगह है
जहां आप कभी नहीं गई होंगी। संगम विहार का नाम सुना है? वहां खोली नंबर 56 में रहता है। राकेश यादव नाम है उसका। ढूंढ सको तो ढूंढ लेना। और वो गार्ड सिया पर मंद मंद हंसने लगा। सिया ने रुचि की ओर देखा और कहा, हमें संगम नगर चलना होगा। रुचि जानती थी कि संगम नगर दिल्ली का वो स्लम एरिया है जहां दिन की रोशनी में लोग नहीं मिलते, तो रात में किसी को ढूंढना तो लगभग नामुमकिन था। उसने ये बात सिया को बताई, पर वो ये भी जानती थी कि सिया को ये सब बताने का कोई फायदा नहीं था। वो वहां जाकर ही रहेगी और रुचि उसे वहां अकेले जाने नहीं दे सकती। इसलिए उसने बिना देर किए संगम विहार के लिए कैब बुक कर ली। सिया और रुचि संगम विहार तो पहुंच गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस चाय वाले का घर ढूंढना कहां से शुरू करें। छोटे छोटे घरों की अनगिनत कतारें और हर घर में अनगिनत लोग। उन सैकड़ी गलियों में ना चलने की जगह थी और ना कोई स्ट्रीट लाइट। पर सिया के हौसले के आगे ये परेशानियां बहुत छोटी थी। रुचि और सिया दोनों ने अपने फोन के टॉर्च ऑन किए और वो उस चाय वाले को ढूंढने उन टेढ़ी मेढ़ी गलियों में निकल पड़ी। उन लोगों को बस उस चाय वाले का नाम और मकान नंबर पता था, पर ना तो उन्हें वार्ड की कोई खबर थी और ना गली का नंबर। कुछ गलियां भटकने के बाद भी उन्हें 56 नंबर मकान नहीं दिखा। काश कि वो किसी से पूछ पाते वो आदमी कहाँ रहता है, पर रात में इस वक्त रास्ते पर या तो जानवर होते हैं या जानवरों से बदतर इंसान। सिया ने थोड़ी हिम्मत करके घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर तक कोई आवाज नहीं आई। फिर सिया रुकी नहीं। सुनिए, सुनिए, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। अंदर से किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, कौन है? साला चैन से सोने भी नहीं देते, भागो यहां से। सिया थोड़ा घबरा गई, पर फिर धीमी आवाज में बोली, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैं राकेश यादव को ढूंढ रही हूं। वो इंडिया 1 न्यूज चैनल की ऑफिस के बाहर चाय की दुकान चलाता है। क्या आप बता सकते हैं वो कहां मिलेगा? अरे मुझे क्या पता कहां मिलेगा? पता नहीं कहां से चले आते हैं। किसी और को जाके परेशान करो, जाओ जाओ यहां से, उस आदमी ने इस बार और गुस्से में कहा। सिया निराश हो गई। रुचि ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की। सिया, उस आदमी से हम कल सुबह भी मिल सकते हैं, ऐसी भी क्या जल्दी है? सिया कुछ देर चुप रही और फिर उसने सीधा रुचि की आंखों में देखा और कहा, मेरी बहन का खून हुआ है रुचि। इसका मतलब है कि वो किसी ऐसी चीज में इन्वॉल्व थी जिसमें उसे नहीं होना चाहिए था, और वो नोट उसकी सच्चाई जानने का एक ही आखिरी रास्ता है। रुचि, मैंने उसे ढूंढने में बहुत देर कर दी, पर उसका सच जानने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकती। इतना कहकर सिया आगे बढ़ गई। रुचि को अभी तक सिया पर दया आ रही थी, पर अब इस वक्त उसे सिया पर फक्र था। सिया ने थोड़ा आगे जाकर एक और दरवाजा खटखटाया और उसकी उम्मीद के उलट 2 ही नॉक के बाद एक बूढ़ी सी औरत ने थोड़ा सा दरवाजा खोला। सिया ने हड़बड़ाते हुए उसे पूछा, अम्मा, आपको पता है राकेश यादव नाम का आदमी कहाँ रहता है? चाय की दुकान लगाता है मार्केट में। उसका मकान का नंबर 56 है। वो बुढ़िया कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, राकेश का तो पता नहीं, अनिल नाम का एक आदमी नुक्कड़ पर चाय की टपरी चलाता है और उसकी खोली का नंबर भी 56 है। यहीं 2 गली छोड़कर कोने वाला मकान है। सिया को यकीन था राकेश और अनिल का कोई ना कोई कनेक्शन है और उसे उस घर में राकेश मिल जाएगा। सिया जोर जोर से मकान नंबर 56 का दरवाजा पीट रही थी। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। हेलो? उसकी आवाज में थोड़ी उम्मीद थी, थोड़ा डर भी था। क्या हुआ अगर राकेश यहां भी ना मिला तो? कुछ देर बाद आंखें में नींद लिए एक अधेड़ आदमी ने दरवाजा खोला। वो गुस्से में था, पर सिया ने उसे देखकर राहत की सांस ली। यही था वो आदमी जो उस दिन उस चाय की दुकान पर था।
सिया को उसका चेहरा याद आ गया। आपका नाम राकेश है ना? सिया ने खुशी से पूछा। उस आदमी ने झुंझला कर कहा, हाँ, पर आप कौन हैं और आधी रात मेरे दरवाजे को क्यों तोड़ रही हैं? मैं सिया हूँ, सिमरन की बहन। सिया का इतना कहना था कि राकेश के चेहरे पर से गुस्सा गायब हो गया। इतना तो साफ था कि या तो वो सिमरन को जानता था या उसके बारे में कुछ जानता था। राकेश ने सिया को ऊपर से नीचे देखा और पूछा, मैं कैसे मान लूं कि तुम सिमरन की बहन हो? मैं अपना आईडी प्रूफ दिखा सकती हूँ, सिया ने अपने बैग में हाथ डालते हुए कहा। राकेश ने उसे रोक दिया। नकली आईडी प्रूफ तो 50 रुपए में बन जाते हैं मैडम, मुझे एक सवाल का जवाब दो। राकेश ने थोड़ा सोचकर सिया से सवाल किया, सिमरन का फेवरेट गाना कौन सा था? सिया मुस्कुरा दी। सिमरन का फेवरेट गाना तो उसके लिए मुसीबत बन गया था, लूप पर सुनती थी वो उसे। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक लड़की भीगी भागी सी। चाय के साथ ये गाना सुन लेती थी तो उसका दिन बन जाता था। किशोर कुमार उसके फेवरेट सिंगर थे और पड़ोसन फेवरेट फिल्म। उसका बस चलता तो किशोर कुमार का मंदिर बनवा देती। सिया का जवाब सुनकर राकेश को यकीन हो गया था कि सिया झूठ नहीं बोल रही। वो बिना कुछ बोले अंदर गया और जब बाहर आया तो उसके हाथ में एक मोबाइल फोन था। सिया ने आश्चर्य से कहा, यह तो सिमरन का फोन है। राकेश ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, सिमरन ने यह फोन कुछ दिन पहले मुझे दिया था। वो बोल रही थी तुम जरूर उसे ढूंढने आओगी और जब तुम आओ तो तुम्हें यह फोन देने को कहा था। सिया की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। और कुछ कहा उसने? क्या है इस फोन में? राकेश को इसके आगे कुछ मालूम नहीं था। नहीं, और कुछ नहीं बोला सिमरन ने, पर इस फोन में कुछ तो है, क्योंकि उसने बोला था कि अगर 15 दिन के अंदर तुम नहीं आई तो फोन और सिम दोनों तोड़कर फेंक दूं। सिया और रुचि एक दूसरे को अचंभे से देख रहे थे। सिमरन की मौत की मिस्ट्री सुलझते नजर आ रही थी। आगे क्या होगा जानने के लिए ट्यून इनटू द ऑडियो फिल्म प्रोजेक्ट विद डायरेक्टर विक्रम भट्ट, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे। साथ ही से सुनिए रेड एफएम इंडिया और सभी लीडिंग पॉडकास्ट ऐप्स पर। रेड एफएम पर जाते रहो।